हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर किसे बोला जाता है भाई? वेक्टर किसे बोलते हैं? वेक्टर का मतलब होता है जीन टैक्सी, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग व्हीकल, गाड़ी। गाड़ी क्या करता है? हम लोग को एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरी जगह छोड़ता है। सेम आपका वेक्टर भी फंक्शन करता है। वेक्टर क्या करता है? फॉरेन डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके जाता है, समझे ना? तो वेक्टर का क्या फंक्शन है? वेक्टर क्या करता है? फॉरेन डीएनए या फिर इससे आप बोलते हो एलियन डीएनए, वही सेम है, ठीक है। उसको क्या करता है? होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके जाता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके जाता है। यही फंक्शन होता है वेक्टर का। वेक्टर एक डीएनए है, ठीक है। वेक्टर क्या है भाई? वेक्टर क्या है? वेक्टर एक डीएनए है, समझे? एक डीएनए का पीस है वेक्टर, जो क्या करता है? होस्ट और, ठीक है, जो फॉरेन डीएनए को, फॉरेन डीएनए या फिर आप बोलते हो जिसे एलियन डीएनए, उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके जाता है। उसको क्या करता है? होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको लेकर जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग क्लोनिंग वेक्टर। खाड़े लेके जाता नहीं है, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टीप्लाई भी करता है। भाई वेक्टर के पास वो फीचर्स होते हैं, वो ठीक है, वेक्टर के पास वो एबिलिटी होता है कि वो होस्ट अंदर के जाकर, ठीक है, होस्ट अंदर में जाकर होस्ट सेल के अंदर क्या करे? अपना मल्टीप्लिकेशन, रेप्लिकेशन करे, ठीक। उसके पास क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेशन पावर, क्या कर सके भाई? होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रेप्लिकेट कर सके, समझे? तो आखिर में क्लोनिंग वेक्टर के पास कौन कौन से फीचर्स, ठीक है, कौन कौन से फीचर्स क्लोनिंग वेक्टर के पास होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं भाई वेक्टर की तरह, ठीक है। कौन कौन से फीचर्स होते हैं क्लोनिंग वेक्टर में? अगर ये सारे फीचर्स होंगे, ठीक है, अगर वेक्टर के पास ये सारे फीचर्स होंगे, तभी हम लोग इसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करते हैं। तो कौन कौन से फीचर्स वेक्टर के पास होते हैं, सारे फीचर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, देखो कि मोस्ट कॉमन वेक्टर, ठीक है, मोस्ट कॉमन वेक्टर जिससे हम लोग बैक्टीरिया में फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया में फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए जो वेक्टर यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं मोस्ट कॉमन वेक्टर प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड हम लोग का क्या है? प्लाज्मिड हम लोग का मोस्ट कॉमन वेक्टर है, जिसमें, ठीक है, जिसको हम लोग बैक्टीरिया में फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या करते हैं? बैक्टीरिया में फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए इस वेक्टर का यूज करते हैं प्लाज्मिड आपका मोस्ट कॉमन वेक्टर है। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड आपका मोस्ट कॉमन वेक्टर है, ठीक है। प्लाज्मिड हम लोग का क्या होता है भाई? मोस्ट कॉमन वेक्टर हम लोग का है प्लाज्मिड, समझ गए? अब मैं आपको समझाऊंगा, देखो कि आखिर में कौन कौन से फीचर्स हैं क्लोनिंग वेक्टर के, उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका फीचर्स है क्लोनिंग वेक्टर का, ठीक। सबसे पहला फीचर्स है, देखो, फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर ORI साइट। इसके, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होता है? प्रेजेंट क्या होना चाहिए? क्लोनिंग वेक्टर के पास ORI, ठीक है, ORI साइट होना चाहिए। ORI साइट का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ORI साइट का मतलब क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या है भाई? जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इसे बोलते हैं ORI साइट, ठीक। तो ORI साइट हम लोग का क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसे बोलते हैं हम लोग ORI साइट, जहां से क्या होता है? रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ORI साइट से क्या होता है? ORI साइट से यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। यहां से क्या होगा भाई? रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट होगा। तो फ्रॉम दिस साइट रेप्लिकेशन स्टार्ट, ठीक है। इस साइड से क्या होता है भाई? रेप्लिकेशन शुरू होता है, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन इसके, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन इस साइड से क्या होता है? ORI साइड से स्टार्ट होता है, समझे ना? डीएनए का रेप्लिकेशन इस साइड से क्या होता है भाई? स्टार्ट होता है। तो किसी भी गुड क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होना चाहिए भाई? ORI साइट होना चाहिए, ठीक है, समझे?
और ORI सेट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ORI सेट किसको करता है कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है किसको, कॉपी नंबर को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो किसको करता है कंट्रोल, कॉपी नंबर, ये ठीक है। हम लोग का जो ORI सेट है ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। कॉपी नंबर का मतलब क्या होता है, देखो कॉपी नंबर किसे बोलते हैं, ठीक। कॉपी नंबर का मतलब क्या होता है, देखो नंबर ऑफ कॉपीज फॉर्म्ड बाय वेक्टर, ठीक। नंबर ऑफ कॉपीज फॉर्म्ड बाय वेक्टर इनसाइड होस्ट सेल, किसके अंदर भाई, इनसाइड होस्ट सेल, इसको बोलते हैं कॉपी नंबर। तो कॉपी नंबर क्या होता है समझो, कॉपी नंबर किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज फॉर्म्ड बाय वेक्टर, भाई कितने नंबर्स के कॉपी बने हैं, ठीक है। कितने नंबर के कॉपीज बने हैं किसके, ठीक है। कितने नंबर्स के कॉपी बने हैं, कौन बनाया भाई, कितने नंबर्स के कॉपी फॉर्म्ड हुए हैं वेक्टर से, किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉपीज, कितने नंबर्स ऑफ कॉपीज वेक्टर बनाया है होस्ट सेल के अंदर, समझे। सो कितने नंबर ऑफ कॉपीज, कितने नंबर ऑफ कॉपीज होस्ट बनाया है किसके अंदर भाई, होस्ट कितने नंबर ऑफ कॉपीज वेक्टर बनाया है किसके अंदर, होस्ट के अंदर, ठीक है। सो कितने नंबर ऑफ कॉपीज हो, ठीक है, वेक्टर फॉर्म किया है किसके अंदर, होस्ट के अंदर, होस्ट सेल के अंदर, इसी को बोला जाता है कॉपी नंबर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपी नंबर बोलते हैं। सो कॉपी नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉपीज फॉर्म्ड बाय वेक्टर, ठीक है। कितने नंबर ऑफ कॉपीज वेक्टर फॉर्म किया है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ कॉपीज वेक्टर फॉर्म किया है इनसाइड होस्ट सेल, होस्ट सेल, ठीक है। होस्ट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉपीज वेक्टर बनाया है, इसी को बोलते हैं कॉपी नंबर, ठीक है। इसी को बोला जाता है क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉपी नंबर, ठीक है। तो ये हम लोग का समझ गए ना कि आखिर में ORI साइट क्या होता है भाई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये क्या कंट्रोल करता है भाई, ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। तो सबसे पहला फीचर्स कि क्लोनिंग वेक्टर के पास, सबसे पहला फीचर्स कि क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, ORI साइट, ठीक है। सबसे पहला फीचर्स कि क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होना चाहिए भाई, ORI साइट होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड फीचर्स है कि क्लोनिंग वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर, सेकेंड फीचर्स क्या है कि क्लोनिंग वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर भी प्रेजेंट होना चाहिए भाई, ठीक है। सो सेकेंड फीचर्स क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर्स। सो क्लोनिंग वेक्टर के पास और क्या होना चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर भी प्रेजेंट होना चाहिए, समझे ना। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है, जो सेलेक्टेबल मार्कर्स है आप समझो आखिर में क्या करता है भाई, सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करता है, ठीक है, समझे। तो क्या करता है, देखो सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करता है, ठीक, उसको डिफरेंट करता है, ठीक है। तो सेलेक्ट करता है किसको, ये आपको देखो, इसको सिंपल डेफिनेशन, सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट क्या करता है भाई, किसको करता है सेलेक्ट, ये सेलेक्ट करता है ट्रांसफॉर्मेंट को, ठीक है। सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करता है, समझे। सो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से क्या करता है भाई, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करता है हम लोग का, जिसे बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है भाई, सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्ट करता है ट्रांसफॉर्मेंट को, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, ये सेलेक्ट करता है ट्रांसफॉर्मेंट को, किससे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, समझे। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट करता है और ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स हम लोग के क्या होते हैं, समझ गए ना, ये क्या करते हैं भाई, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से
अलग करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें आपके एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं प्रेजेंट। सेलेक्टेबल मार्कर्स में क्या होते हैं भाई, इसमें आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सेलेक्टेबल मार्कर में क्या होते हैं प्रेजेंट, सेलेक्टेबल मार्कर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यहाँ क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो सेलेक्टेबल मार्कर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, समझ गए। जो क्या करते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करते हैं, किससे भाई, जो ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो सेकेंड फीचर्स, अभी मैं इसको ब्रीफ में समझाऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले आप समझो कि आखिर में कौन कौन से फीचर्स, आखिर में कौन कौन से फीचर्स क्लोनिंग वेक्टर के पास होता है, उसको आप देखो। सबसे पहला फीचर्स था कि किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होना चाहिए भाई, ORI साइट, ठीक है। जब किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के पास ORI साइट है तभी उसको हम लोग गुड वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होना चाहिए भाई, ORI साइट, ठीक है। सेकेंड चीज क्या होना चाहिए, उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर के पास और क्या होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर भी क्लोनिंग वेक्टर के पास होने चाहिए। थर्ड फीचर्स जो है, देखो थर्ड फीचर्स है हम लोग का क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट या फिर इसे बोल सकते हो आप रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। क्लोनिंग साइट या फिर क्या बोल सकते हो इसको आप, या रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। क्लोनिंग साइट या फिर आप बोल सकते हो इसे रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। तो क्लोनिंग साइट या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट वो साइट है, ठीक है। क्लोनिंग साइट या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट वो साइट है जहां पर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, जो क्या होते हैं भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स DNA को जहां से कट करता है, समझे। सो क्लोनिंग साइट या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट वो साइट है, ठीक है। क्लोनिंग साइट या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट वो साइट है जहां से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जहां से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA को कट करता है, ठीक है। सो क्लोनिंग साइट या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट वो साइट है जहां से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA को कट करता है, ठीक है। जहां से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA को कट करता है उस साइट को बोलते हैं हम लोग क्लोनिंग साइट, समझे। तो क्लोनिंग साइट वो साइट है, क्लोनिंग साइट वो साइट है जहां से हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA को कट करता है, ठीक है। क्लोनिंग साइट वो साइट है जहां से हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में हम लोग का RE, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस, नाम सुना है ना। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, DNA को एक स्पेसिफिक लोकेशन में कट करता है, ठीक है। वो क्या करेगा भाई, DNA को एक स्पेसिफिक लोकेशन में काटेगा, समझे। ये हम लोग का फंक्शन होता है किसका, क्लोनिंग साइट का, ठीक है। क्लोनिंग साइट पर ही क्या करता है, क्लोनिंग साइट पर ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA को काटता है, ठीक है। तो क्लोनिंग साइट पर ही क्या करता है, क्लोनिंग साइट पर ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA को काटता है। भाई मैंने आपको बहुत बार बोल दिया, ठीक है। आई होप आपको अभी तक याद हो गया होगा, ठीक है। तो ठीक है, और क्लोनिंग साइट सिर्फ, ठीक है, क्लोनिंग साइट एक ही नहीं होना चाहिए, मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, ठीक है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए भाई, ठीक है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होने चाहिए, एक ही नहीं, ठीक। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही क्लोनिंग साइट, तो ऐसे करके बहुत सारे मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, ठीक है। एक वेक्टर के पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट होने चाहिए, ठीक है। तो एक वेक्टर के पास क्या होने चाहिए, एक वेक्टर के पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होने चाहिए। एक वेक्टर में मल्टीपल क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो ये तीन फीचर्स हैं किसके, ये आपके मेन तीन फीचर्स हैं, एक गुड, एक पार्टिकुलर, एक स्पेसिफिक, एक अच्छे वेक्टर के लिए एक तीन फीचर्स होने, ठीक है। ये तीन फीचर्स पार्टिकुलर होने चाहिए किस पर, एक गुड वेक्टर में, ठीक है। कौन कौन सा, सबसे पहला फीचर्स है कि OR, ठीक है, वेक्टर के पास, क्लोनिंग वेक्टर के पास ORI साइट होनी चाहिए प्रेजेंट। सेकंड, सेलेक्टेबल मार्कर, सेकंड चीज
जो होने चाहिए वो क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर। एंड थर्ड जो है जिसे बोलते हैं क्लोनिंग साइट या फिर रिस्ट्रिक्शन साइट, जो है ये वेक्टर में प्रेजेंट मल्टीपल क्लोनिंग साइट, ठीक है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट जो हम लोग का क्लोनिंग वेक्टर है उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। सो मल्टीपल क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होने चाहिए किसमें, हम लोग का क्लोनिंग वेक्टर में। तो यह मैंने आपको बेसिक समझाया, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में कैसे मतलब सेलेक्टेबल मार्कर का यूज होता है, कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करते हैं, उसको आप देखेंगे, समझे। तो आखिर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग, ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे अलग करते हैं, रिकॉम्बिनेंट को कैसे रिकॉम्बिनेंट को कैसे नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट करते हैं, ठीक है, उसको आप देखेंगे। चलो समझे ना, ठीक। आपको मैं देखो आपके एनसीईआरटी में एक वेक्टर दिया है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको वेक्टर के बारे में मैं समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग उस वेक्टर को बारे में देखेंगे डिटेल में, उसके बाद आगे मूव करेंगे, ठीक। तो समझेंगे, देखो आपके एनसीईआरटी में एक क्लोनिंग वेक्टर का एग्जांपल दिया है, ठीक है, PVR322, ठीक है। उसको पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर सेलेक्टेबल मार्कर की ओर मूव करेंगे। तो सबसे पहले उस वेक्टर को ध्यान से आप देखना कि जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। अगर आपके एनसीईआरटी में दिया है तो क्वेश्चन यहां से आएंगे बिल्कुल, ठीक है, क्वेश्चन आएंगे क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इस वेक्टर को मेंशन किया है, समझ गए। देखो अब बात करूंगा मैं कि आखिर में जो क्लोनिंग, इसका नाम क्या है भाई, PBR322, ठीक है। इस क्लोनिंग वेक्टर का नाम है PBR322, ठीक है, समझे ना। तो इस क्लोनिंग वेक्टर का नाम है जिसे बोलते हैं PBR322। तो आखिर में इसमें कौन कौन से इसमें क्लोनिंग साइट्स, ठीक है, इसमें आपके समझो, आपको समझना है सबसे पहले कि आपके क्लोनिंग वेक्टर में क्या होगा प्रेजेंट, इसमें आपके होंगे प्रेजेंट। सबसे पहला फीचर्स मैंने आपको समझाया था, इसमें क्या होंगे भाई, ORI साइट, इसमें क्या होगा ORI साइट, ठीक है। तो आपके क्लोनिंग वेक्टर में क्या होगा प्रेजेंट भाई, सबसे पहला चीज जो आपके क्लोनिंग वेक्टर में प्रेजेंट होगा जिसे बोलते हैं ORI साइट, ठीक है। ORI साइट क्या होगा, आपके क्लोनिंग वेक्टर में प्रेजेंट होगा, समझ गए। और इसमें क्या होंगे, इसमें आपके PBR322 में ट्रू, इसमें दो ठो, इसमें टू क्या होता है, इसमें टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इसमें आपके 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं। देखो एक होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है एक। और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं भाई हम लोग, जिसे बोलते हैं एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन, ठीक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो आप समझ गए कि जो प्लाज्मिड हम लोग का जो प्लाज्मिड है जिसे बोलते हैं, इस प्लाज्मिड को आर्टिफिशियल लैब में बनाया गया है, ठीक है। इस प्लाज्मिड को आर्टिफिशियल लैब में बनाया, फर्स्ट प्लाज्मिड है जिसे लैब में बनाया गया था, ठीक है। किसने बनाया था भाई, बोलिवर एंड रोड्रिग्यूज ने, दो साइंटिस्ट ने मिलकर इसको आर्टिफिशियली लैब में क्रिएट किया था, ठीक है। नाम से ही समझो, नाम इसका क्या बोलता है, नाम क्या है इसका, PBR322। सो P का मतलब क्या है समझो, P का मतलब होता है प्लाज्मिड, ठीक है, P का मतलब है प्लाज्मिड, B का मतलब होता है बोलिवर,
बोलीवर, ठीक है। सो बी का मतलब है बोलीवर, समझे, एंड आर का मतलब है रोड्री, समझे, रोड्रिक्स, रोड्रिक्स, समझे। सो प्लाज्मिड बोलीवर रोड्रिक्स, समझे, PBR। अब बोलोगे 322 का मतलब क्या है, सीक्वेंस, लेबोरेटरी सीक्वेंस है ये 322, समझे ना। सो लेबोरेटरी सीक्वेंस हम लोग का नंबर है ये भाई, मतलब ये 322 का प्लाज्मिड है, ठीक। एक होगा, 2 3 4 ऐसे करते करते कितने नंबर वाला है ये, 322 नंबर का ये प्लाज्मिड है, समझ गए। सो P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बोलीवर एंड R मतलब रोड्रिक, ठीक है, रोड्रिक्यूस, ठीक है, समझ गए। ये होता है भाई हम लोग का PBR 322, समझ गए बात को, ठीक। अब मैं आपको समझाऊंगा इसमें कौन कौन से इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स या फिर आप बोलते हो जिसे क्लोनिंग साइट्स होते हैं प्रेजेंट। अभी तक आपको समझ आया किसमें आपके 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट हैं, ठीक है। PBR 322 में 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, कौन कौन सा, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इसमें प्रेजेंट है PBR 322 में, ठीक है। अब देखो इसमें मैं आपको क्लोनिंग साइट समझा रहा हूँ, ठीक। इसमें क्लोनिंग साइट एक है जिसे बोलते हैं, ठीक है, एक है जिसे बोलते हैं BAM-H1 और दूसरा है जिसे बोलते हैं SEL1, ठीक है। इसमें 2 आपके टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में आपके 2 क्लोनिंग साइट है भाई, एक है BAM-H1 और दूसरा है SEL1, ठीक है। तो इसमें आपके 2 क्लोनिंग साइट है किस पर, टेट्रासाइक्लिन पर, BAM-H1 एंड SEL1। सेकेंड बात करेंगे, देखो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में आपके भी, इसमें भी क्या होते हैं, 2 आपके इसमें भी होते हैं क्लोनिंग साइट। एक होता है जिसे बोलते हैं PST1 और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं PSV, ठीक है, PSV1, समझे। तो इसमें भी क्या होते हैं आपके 2, इसमें भी आपके 2 रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं, ठीक है, समझे ना, PVU1, ठीक है। तो PST1 एंड PVU1, समझे। एम्पिसिलिन में आपके एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में आपके 2 क्लोनिंग साइट होते हैं प्रेजेंट, कौन कौन से भाई, इसमें आपके होते हैं PST1 और इसमें आपका होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं PVU1, ठीक है, PST एंड PVU1, ठीक। और यहाँ पर ऊपर में आपके होते हैं प्रेजेंट, समझना, यहाँ पर आपके, ठीक है, यहाँ पर आपके 3 होते हैं प्रेजेंट, 3 आपके इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके 3 क्लोनिंग साइट होते हैं प्रेजेंट, कौन कौन से भाई, इको आर वन सेकेंड हम लोग का होता है इसमें प्रेजेंट जिसको बोलते हैं क्लावन, ठीक है। और इसमें होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं क्या भाई, और इसमें होता है प्रेजेंट इको आर1, ठीक है, क्लावन एंड हिंड 3। ये आपके 3 क्लोनिंग साइट्स आपके होते हैं इसमें प्रेजेंट, ठीक है। तो अपर साइड आप देखो इसमें आपको 3 क्लोनिंग साइट देखने को मिलेगा, इसमें आपके 3 क्लोनिंग साइट होते हैं प्रेजेंट, कौन कौन से भाई, इको आर1, क्लावन एंड हिंड 3, इसमें आपके 3 क्लोनिंग साइट होते हैं प्रेजेंट। नीचे में देखो ये रोप है ROP, रोप में भी क्या होता है, रोप ROP, ठीक है। रोप में भी एक होता है क्लोनिंग साइट जिसे बोलते हैं PVU2, ठीक है, समझे ना। तो रोप में भी क्या होता है भाई, रोप में भी एक क्लोनिंग साइट होता है जिसे बोलते हैं PVU, जिसे बोला जाता है PVU2, ठीक है, PVU2 ये पहला है, ये दूसरा है। तो टोटल इसमें आपके 8 क्लोनिंग साइट या फिर
रेस्ट्रिक्शन साइट होते हैं प्रेजेंट। PVR 322 में टोटल 8 क्लोनिंग साइट इसमें होते हैं प्रेजेंट, समझे। सो PVR 322 में क्या होता है, इसमें आपके 8 क्लोनिंग साइट या फिर आप बोलते हो जिसे रेस्ट्रिक्शन साइट इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसमें आपके टोटल 8 क्लोनिंग साइट या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट इस क्लोनिंग वेक्टर में प्लाज्मिड का PVR 322 में प्रेजेंट होता है, समझ गए। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मत छोड़ना क्योंकि आपके एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है, ठीक है। आखिर में ROP का मतलब क्या होता है, ये आपका है RAP, ए सीक्वेंस समझो, ठीक है। ROPO सीक्वेंस से ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है जो इंपॉर्टेंट है फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है। O प्रोटीन को बनाता है, ROPO प्रोटीन को बनाता है जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उस प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है भाई, रोप, ROP करता है, ठीक है। सो synthesis of protein that required in O प्रोटीन का सिंथेसिस करता है जो किसमें रिक्वायर्ड है भाई, O प्रोटीन का सिंथेसिस करता है जो रिक्वायर्ड है किसमें, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। O प्रोटीन जो कि रेप्लिकेशन, प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए जरूरत है, ठीक है। प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए जरूरत है, रिक्वायर्ड है, उस प्रोटीन को ये बनाता है, ठीक है। सो ROP रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक, इसका नाम क्या है, ROP का नाम क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ROP का किसको बोलते हैं भाई, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, रोप जो है ये उस प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, उस प्रोटीन को बनाता है जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरत है, ठीक है। सो इस प्रोटीन को बनाता है जो रिक्वायर्ड है फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता है उसको ये बनाता है। तो ये आपका कंप्लीट मैंने आपको समझाया PVR 322 वेक्टर, इसको आप लिखो, ठीक है। फिर हम लोग मूव करेंगे भाई सेलेक्टेबल मार्कर की तरफ, ठीक है, समझ गए। चलो देखो, आपको मैं पहले बेसिक समझाऊंगा फिर चलेंगे, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने आपको बताया कि ये देखो कि आखिर में जो PVR 322 है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है किसके लिए भाई, ये रेजिस्टेंस है एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए, ठीक है। तो आखिर में हम लोग का PVR किसके लिए रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है टेट्रासाइक्लिक, ठीक है, एंड एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जैसे कि आपका वॉच क्या होता है, आपके वॉच में लिखा हुआ रहता है वाटर रेजिस्टेंस। भाई आपने जब आपने घड़ी खरीदा होगा, आपके पास होगा, तो आपको पता है कि वॉच में लिखा हुआ रहता है कि वाटर रेजिस्टेंस। तो आखिर में वाटर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि उसको जब आप पानी में डाल भी दोगे आपके घड़ी को, आपके वॉच को, तब भी आपका वॉच का कुछ नहीं होगा। आपका वॉच बिगड़ेगा क्या, नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि भाई आपका वॉच वाटर रेजिस्टेंस है, तो आपका वॉच नहीं बिगड़ेगा, आपका वॉच काम करेगा, ठीक है। वैसे ही सेम, क्योंकि हम लोगों का घड़ी कैसा होता है, वाटर रेजिस्टेंस, चाहे तो वाटर रेजिस्टेंस से मतलब पानी में भी डाल दूंगा मैं तब भी मेरा घड़ी चलेगा, काम करेगा। वैसे ही सेम जो हम लोग का प्लाज्मिड है PVR 322, ये भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, किसके खिलाफ भाई, ये भी आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है टेट्रासाइक्लिन के लिए एंड एम्पिसिलिन के लिए। इसका मतलब है कि इसको मैं अगर एंटीबायोटिक ठीक है, अगर मैं इसको एम्पिसिलिन मीडियम पर रख दूं, अगर मैं इसको समझो, अगर मैं इसको, ये हम लोग का एम्पिसिलिन मीडियम है, ये हम लोग का क्या है भाई, अगर मैं इसको एम्फिसिलिन मीडियम पर कर दूं, देखो ठीक है, अगर मैं इसको, इस वेक्टर को, इस प्लाज्मिड को मैं एम्फिसिलिन मीडियम पर कर दूं, तब भी जो मेरा प्लाज्मिड है ये बच जाएगा, इसको कुछ नहीं होगा। क्यों भाई,
क्योंकि इसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, समझे ना। इसके पास क्या है, इस प्लाज्मिड के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। वही सेम चीज है, घड़ी के पास वाटर रेजिस्टेंस है। भाई घड़ी अगर वाटर, हम लोग का जो वॉच है ये वाटर रेजिस्टेंस है, अगर मैं पानी में भी डाल दूंगा तो भी ये काम करेगा। वैसे सेम ये प्लाज्मिड के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है, इसके पास एंटीबायोटिक जो है, ये एंटीबायोटिक के खिलाफ इसके पास रेजिस्टेंस है, समझे ना। तो इसको आप अगर एम्पीसिलिन में डाल भी दोगे तब भी ये जिंदा रहेगा भाई, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस पावर है, ठीक है। एम्पीसिलिन के लिए क्या है, इसके पास एम्पीसिलिन के खिलाफ इसके पास रेजिस्टेंस पावर है। सेम आपका वही टेट्रासाइक्लिन, मतलब दोनों के लिए, ठीक है। एम्पीसिलिन के लिए एंड टेट्रासाइक्लिन के लिए दोनों के खिलाफ इसके पास क्या है, शक्ति है, ठीक है। इसके पास दोनों के लिए रेजिस्टेंस है, दोनों को ही, ठीक है। आप इसको चाहे टेट्रासाइक्लिन में रख दो, चाहे एम्पीसिलिन मीडियम में रख दो, ठीक। इसको आप चाहे टेट्रासाइक्लिन या फिर एम्पीसिलिन मीडियम पर कर दोगे तब भी ये जिंदा रहेगा, ये नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ ये रेजिस्टेंस है, समझे। उसके खिलाफ ये भाई सेम समझो ना, ये आपका पानी है, ठीक है। एम्पीसिलिन आपका पानी है और आपका जो टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, और आपका एम्पीसिलिन है, ठीक है। ये आपके घड़ी के पास क्या है, ये टूल्स है, समझे ना। तो इस घड़ी को पानी में मैं डाल दूंगा, ठीक है, और घड़ी के वाटर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो घड़ी कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसके वाटर रेजिस्टेंस है। वैसे ही आपका ये टेट्रासाइक्लिन एंड इसके पास एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसके पास प्रेजेंट है इनके खिलाफ, ठीक है। एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ इसके पास ये इनके खिलाफ रेजिस्टेंस है। चाहे इसको आप एम्पीसिलिन में डाल दो, चाहे इसको आप टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर डाल दो, ये बच जाएगा, क्योंकि दोनों के खिलाफ इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। आई होप आपको बिल्कुल समझ आया होगा, ठीक है। बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जिसको देखो हर आदमी का दिमाग आपके जैसे नहीं ना मेरे जैसे नहीं, ठीक है भाई। बहुत लोग को एक बार में समझ जाते हो, बहुत लोग जो हैं वो 2-3 बार में समझते हैं, तो हर किसी को देखना पड़ता है, क्लियर। तो ये समझ गए ना कि आखिर में रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब आप कभी नहीं बोलोगे, ठीक है, कि आखिर में रेजिस्टेंस का मतलब होता क्या है, ठीक है, ठीक। अब मैं बताऊंगा आपको कि आखिर में सेलेक्टेबल मार्कर। अब हम लोग मूव करेंगे कहाँ, सेलेक्टेबल मार्कर। चलो अब आप रेडी हो वही पढ़ने के लिए सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। चलो तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं भाई, कैसे मतलब सेलेक्ट करते हैं, आप समझ तो गए ना कि आखिर में सेलेक्टेबल मार्कर जो ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे अलग करते हैं उसको आप देखेंगे, समझे, आप समझोगे अभी। सबसे पहले आप क्या लोगे, समझो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लोगे, आप समझना, आप लोगे एक फॉरेन डीएनए, आप लोगे भाई सबसे पहले क्या लोगे, आप फॉरेन डीएनए लोगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लोगे, फॉरेन डीएनए। आपने लिया है फॉरेन डीएनए और आपने लिया है प्लाज्मिड, ठीक, वेक्टर लिया है। प्लाज्मिड क्या वेक्टर, ठीक है। आपने क्या लिया है भाई, दूसरा आपने लिया है प्लाज्मिड वेक्टर, यह आपका प्लाज्मिड वेक्टर है। और कौन सा है, प्लाज्मिड वेक्टर आपका 3, ठीक है। आपका वेक्टर का नाम क्या है, आपके वेक्टर का नाम है PVR 322, ठीक है, PVR 322, ठीक। आपके वेक्टर का ये नाम है, ठीक, आपका प्लाज्मिड वेक्टर है, ठीक है। इसमें आपके टेट्रासाइक्लिन, ठीक, इसमें आपके टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, ठीक, इसमें आपके टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। इसमें आपका एम्पीसिलिन, इसमें आपके एम्पीसिलिन, समझना, इसमें आपके टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें आप इस वेक्टर में भाई हमको पता है, मैंने आपको समझाया था भी कि प्लाज्मिड वेक्टर में PVR 322 में, ठीक, इसमें आपके 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। इसमें आपके 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। एक आपका है जिसे बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन
ठीक। और दूसरा है जिसे बोलते हैं एम्पीसिलिन, ठीक है। सो प्लाज्मिड वेक्टर जो कि हम लोग का है PVR322, इसके पास दो आपके वेक्टर हैं जिसे इसके पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें आपके क्लोनिंग साइट है, ठीक है। इस पर क्या प्रेजेंट है, इस पर आपके क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है। कौन कौन सा क्लोनिंग साइट है भाई? एक क्लोनिंग साइट है जिसे बोलते हैं, समझो, एक क्लोनिंग साइट है जिसे बोलते हैं BAM-H1 और दूसरा है इसमें SAL1। मैंने आपको समझाया था कि टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पर दो क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन पर दो क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है, एक हम लोग का है BAM-H1 और दूसरा हम लोग का है जिसे बोलते हैं SAL1, ठीक है। BAM-H1 एंड SAL1 दो हम लोग के क्या है भाई, हम लोग के टू क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है, हम लोग के टू क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है, समझे। अब समझो आप कि आखिर में अगर मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर मैं इसको सबसे पहले क्या करूंगा, प्लाज्मिड को मैं कट करूंगा भाई, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस से मैं जब मैं प्लाज्मिड को ठीक है BAM-H1 से काटूंगा, मैं क्या करूंगा भाई, प्लाज्मिड को जब BAM-H1 से काटूंगा, जब BAM-H1 से मैं प्लाज्मिड को कट करूंगा, ठीक है। आप समझना, अगर मैं प्लाज्मिड को BAM-H1 साइड से, ठीक है, BAM-H1 साइड से मैं प्लाज्मिड को कट करूंगा तो इसके पास जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके पास जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था, इसके पास जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था वो खत्म हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा यार, समझे ना। अगर मैं BAM-H1, आप समझना ध्यान से, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो सबसे देखो, ये आपका प्लाज्मिड वेक्टर है और टेट्रासाइक्लिन पर क्या होते हैं, दो क्लोनिंग साइट होते हैं प्रेजेंट। टेट्रासाइक्लिन पर क्या होता है, दो क्लोनिंग साइट होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। एक हम लोग का है BAM-H1 और दूसरा हम लोग का है SAL1। अगर मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से BAM-H1 पर काटूंगा, आप समझो कि जब मैं या आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग काटेंगे कहाँ भाई, BAM-H1 साइड में, ठीक है। जब हम लोग BAM-H1 साइट पर कट करेंगे प्लाज्मिड को, जब BAM-H1 साइट पर क्या करेंगे हम लोग, प्लाज्मिड को जब हम लोग BAM-H1 साइट पर कट करेंगे तो इससे क्या होगा भाई, इससे क्या होगा समझना, इससे जो इसके पास जो पावर था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के खिलाफ, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के खिलाफ जो इसके पास पावर था, जिसके लिए रेजिस्टेंस था, टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या था, पहले ये रेजिस्टेंस था वो खत्म हो जाएगा। क्यों भाई, इसको मैं बीच से काटूंगा, देखो इसको मैं बीच से काटूंगा तो खत्म ही तो हो गया ना। ये आपका कहाँ बचेगा, आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन कहाँ बचेगा, ये तो खत्म। मतलब ये कि अगर मैं इसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर रखूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा। क्यों भाई, इसके पास जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के खिलाफ जो पावर था, ठीक है, इसके पास जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के खिलाफ जो पावर था, ठीक, वो खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया भाई, मैंने इसको यहाँ से काटा तो यहाँ पर मैंने फॉरेन डीएनए को जोड़ दिया भाई, मैंने अपना फॉरेन डीएनए को जोड़ा तो आप जो पहले क्या था, पहले इस पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था टेट्रासाइक्लिन, वो खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको मैं जब क्या करूंगा, इसको मैं जब टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे रखूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, नहीं बच पाएगा भाई। मेरा घड़ी अगर वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, और तब भी मैं इसको पानी में डुबाऊंगा तो मेरा बचेगा क्या, मेरा घड़ी खत्म, समझिए ना। वैसे ही सेम भाई, इसके पास पहले पावर था, ठीक, इसके पास पहले क्या था, रेजिस्टेंस टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ पहले ये रेजिस्टेंस था, तो पहले इसको हम लोग
टेट्रासाइक्लिन पर डालते तो बच जाता, लेकिन अब इसके पास नहीं है। इसका जो रेजिस्टेंस था ये खत्म हो गया। हमने उस रेजिस्टेंस वाले पार्ट में काट दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस वाले पार्ट को काट दिया और वहां से उस जीन को निकाला, और हम लोग का जो देखो, हम लोग का जो फॉरेन डीएनए था इस साइड में, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन वाले साइड में हम लोग के फॉरेन डीएनए को, ये हम लोग का फॉरेन डीएनए है, ठीक है, फॉरेन डीएनए को हम लोग ने लगाया, ठीक है, समझे ना। तो इस फॉरेन डीएनए को हम लोग ने यहां पर लगाया भाई, समझे। तो हम लोग का जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन खत्म हुआ, ठीक, खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग ने वहां पर काट दिया मॉलिक्यूलर सीजर से, जिसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग ने इस साइड को काटा, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग ने इसको काटा, और काट के हम लोग का जो फॉरेन डीएनए था उसको जोड़ा। अपने आप नहीं जुड़ेगा जादू से, डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है जिसके हेल्प से ये जोड़ेगा, ठीक है। सो लाइगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका डीएनए लाइगेज, ठीक है। इसको लाइगेट करने के लिए, लाइगेशन के लिए आपका डीएनए लाइगेज एंजाइम लगता है भाई, जादू से नहीं होगा, ठीक, इसके लिए एंजाइम लगता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज के एंजाइम, ठीक है, डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, इस फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जोड़ देगा, समझे, क्योंकि आपके दोनों फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड दोनों आपके दोनों, ठीक है, दोनों में आपके स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से फॉरेन डीएनए को कट किया था, और प्लाज्मिड को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए हैं, ठीक है। तो सेम हम लोग का इससे स्टिकी एंड्स बनेगा, और स्टिकी एंड्स आपस में जुड़ जाए, ठीक, स्टिकी एंड्स जो हम लोग का स्टिकी एंड्स है, स्टिकी एंड्स आपस में जुड़ जाएंगे। फिर क्या होगा भाई, फिर हम लोग का जो स्टिकी एंड्स बने हैं, ठीक है, स्टिकी एंड्स आपस में जुड़ जाएंगे, और डीएनए लाइगेज वो दोनों के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डीएनए लाइगेज कौन सा बॉन्ड बनाता है भाई, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, समझे। सो डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है भाई, ठीक। सो डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। अब इसको बोलूंगा मैं, इसको क्या बोलता है, इसको बोलता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसे क्या बोला जाता है भाई, ऐसा डीएनए जिसमें, ठीक है, ऐसा प्लाज्मिड जिसमें फॉरेन डीएनए लगा हुआ है, अटैच है, ऐसा डीएनए जिसमें फॉरेन डीएनए अटैच है, इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, समझे। ऐसे डीएनए जिस पर फॉरेन डीएनए अटैच है, ऐसे डीएनए जिस पर फॉरेन डीएनए अटैच है, इसे बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को समझो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मेरा हमेशा, ठीक है, हमेशा मेरा मतलब जो प्लाज्मिड के साथ, समझो, प्लाज्मिड के साथ हमेशा मतलब फॉरेन डीएनए जुड़ेगा, जरूरी ऐसा थोड़ी है भाई। क्या पता, ठीक है, क्या पता मेरा जो स्टिकी एंड्स बना था, ठीक है, वो फिर से मैंने जब इसको काटा, ठीक है, जब मैंने इसको काटा तो ये फिर से अपने आप फिर जुड़ गया भाई। बात समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। जरूरी थोड़ी है, मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा मतलब मेरा मतलब फॉरेन डीएनए ही हमेशा, ठीक है, प्लाज्मिड के साथ जुड़ेगा, नहीं भाई। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि क्या पता आपस में जो स्टिकी एंड्स फिर से जुड़ गया, हो सकता है ना, क्या पता फिर से जो स्टिकी एंड्स था आपस में फिर से ये जुड़ गया, हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। क्या पता मेरा जो, ठीक है, जो मेरा फॉरेन डीएनए है वो जुड़ा ही नहीं, आपस में जो स्टिकी एंड्स बने थे वो आपस में फिर से जुड़ गए। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 100% हो सकता है, समझे ना। ऐसे थोड़ी कि एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप दिलाओगे तो आपको 100% नहीं, आप पास होगे नहीं भाई, 1% चांस होगा फेल होने का। वैसे ही सेम ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा आपके प्लाज्मिड के साथ फॉरेन डीएनए अटैच होगा, नहीं भाई, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको क्या बोलेंगे भाई, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। इसे बोलेंगे हम लोग
नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इससे बोलेंगे। अब देखो, अब ये ट्रांसफर, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे होस्ट में, ठीक है, ट्रांसफर टू होस्ट। होस्ट हम लोग का ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, ट्रांसफर टू होस्ट, इसको क्या करेंगे, फिर हम लोग इसको हम लोग होस्ट में ट्रांसफर करेंगे। फिर क्या करेंगे भाई, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको होस्ट में ट्रांसफर। देखो, तो होस्ट हम लोग का ई कोलाई होता है भाई, ठीक है, होस्ट हम लोग का क्या होता है, होस्ट हम लोग का ई कोलाई हम लोग का होस्ट होता है, ठीक है, हम लोग का ई कोलाई क्या होता है, होस्ट होता है, समझे। तो हम लोग के पास फिर से 3 कंडीशन होंगे भाई। 3 कंडीशन ये है कि एक तो है कि एक होस्ट के पास, देखो, एक का होस्ट होगा जिस पर आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा प्रेजेंट, ठीक है, एक होस्ट होगा जिस पर आपके क्या होंगे, एक होस्ट ऐसा होगा जिस पर आपके रिकॉम्बिनेंट, ठीक, आपके किस, ठीक, ऐसा होस्ट एक होगा, एक ऐसे होस्ट होगा जिस पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक ऐसा होस्ट होगा जिस पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिस पर क्या होगा भाई, प्रेजेंट होगा। और दूसरा, आप दूसरे टाइप का जो होस्ट है समझो, इसमें आपके समझो, ठीक है। तो अगर मैं इसको, देखो, ये सब चीज लैब में हो रहा है, ये मेरे को नहीं दिख रहा है भाई। आप सोच रहे हो कि हम लोग सब चीज को देखकर कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सब चीज एजम्पशंस हो रहा है, सब चीज लैब में हो रहा है, आप इसको नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, समझे ना। तो अब देखो, अब जो है होस्ट में जाने का 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये होस्ट में, ठीक, आपका क्या हो सकता, आपका जो अगर ये देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में जाएगा, ठीक है, अगर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में जाएगा तो इसको बोलेंगे, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में गया तो इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, समझे। अगर आपका, समझो भाई, अगर आपका जो, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में गया है, ठीक है, अगर होस्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब पता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन किसे बोलते हैं, जब हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर एंट्री करता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर एंट्री करता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको बोलेंगे हम लोग रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इसे क्या बोलेंगे भाई, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इसे क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इसे बोला जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक। और इसे क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसे क्या बोलेंगे, देखो, इसे बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसे बोला जाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सो 3 कंडीशन हो सकता है फिर कि जो हम लोग का, ठीक है, ठीक, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है होस्ट के अंदर तो इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर आया है तो इसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, ठीक है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है तो इसे बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है तो इसे बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसे बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब देखो, अब इसको मैं रखूंगा भाई एम्पिसिलिन मीडियम पर, इसको मैं रखूंगा एम्पिसिलिन मीडियम में, और इसको मैं रखूंगा टेट्रासाइक्लिन मीडियम। ये आपका है एम्पिसिलिन मीडियम, एम्पिसिलिन मीडियम में रखूंगा इसको मैं, ठीक है। ये आपका है टेट्रासाइक्लिन मीडियम, ये आपका है जिसे बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन मीडियम, टेट्रासाइक्लिन मीडियम, ठीक है। तो 2 मीडियम में इसको मैं, ठीक है, 2 मीडियम में मैं क्या करूंगा, इस होस्ट को, ठीक, होस्ट सेल को मैं रखूंगा, समझे। एम्पिसिलिन मीडियम में देखो आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो कहीं नहीं ग्रो कर पाएगा, ठीक है।
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट आपका जो है ये कहीं नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि इसके पास नहीं तो इसके पास एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, या फिर ना इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। समझे? तो ये आपका जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहीं नहीं ग्रो कर पाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो ये दोनों के पास एम्पिसिलिन, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। ये दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। इसका मतलब है इसको मैं एम्पिसिलिन मीडियम में रखूंगा। अगर मैं इसको, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को मैं एम्पिसिलिन मीडियम में रखूंगा। देखो, ठीक है, ये मेरा है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, और ये मेरा है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इसको मैं अगर एम्पिसिलिन मीडियम में रखूंगा तो आपके इसमें रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट दोनों ही ग्रो करेंगे, क्योंकि दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। समझे? सो दोनों ही इसमें ग्रो करेंगे क्योंकि दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। और मैं अगर समझो टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर सिर्फ आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट ही ग्रो करेगा। ठीक है, इसमें आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट ही ग्रो करेगा। ठीक है, तो आप समझो कि टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर आपका सिर्फ नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट ही ग्रो करेगा, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है और इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है। ठीक है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका जो ये 1 है, ये आपका 2, ठीक है, आपका इससे पता लग जाएगा कि आपका जो 1 है, 1 वाला आपके पास उसमें आपका रिकॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक, उसमें आपका फॉरेन डीएनए अटैच है। तो साइंटिस्ट लोग ऐसे मतलब सिलेक्टेबल मार्कर से पता कर सकते हैं कि अगर, ठीक है, कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से अलग कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर सकते हैं। आप समझो ना कि आपका एम्पिसिलिन में वही ग्रो करेगा जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। दोनों के पास है, दोनों ग्रो करेंगे इसमें। लेकिन टेट्रासाइक्लिन में बस वही ग्रो करेगा जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। भाई इसके पास नहीं है। देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास उसकी प्लेस पर क्या प्रेजेंट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पर हम लोग के पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए में फॉरेन डीएनए अटैच है। ठीक है, तो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस पर नहीं ग्रो कर पाएगा। समझे? तो कुल मिला के हमको पता लग गया कि हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग का क्या है भाई, 1 वाला है। ठीक है।